हेलो बच्चों। तो एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द कॉमर्स केयर में। और आज मैं उन बच्चों का स्वागत खास करके करना चाहूँगा जो बीकॉम सेमेस्टर 1 में इस बार जो 30 जनवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है उसमें बैठने वाले हैं। जितने भी बच्चे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी झारखंड से बिलोंग करते हैं उनका जनवरी 30, 2023 को पहला एग्ज़ाम होने जा रहा है और मेजर पेपर का एग्ज़ाम है और मेजर पेपर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो कई बच्चे अभी तक एग्ज़ाम का तैयारी नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए ये वीडियो खास करके बनाया जा रहा है। ठीक है, तो जैसा कि आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है, सबसे पहले आपको मालूम चल चुका होगा ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। तो ये है आपका अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऐसा संस्था जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं चलाया जाता है। ठीक है, जिनका उद्देश्य लाभ कमाना बिल्कुल नहीं होता है। उनका उद्देश्य सिर्फ समाज का सेवा या फिर संस्था से जुड़े हुए सदस्यों का सेवा करना होता है। ठीक है, तो इस पर हम थ्योरी का लेक्चर देने नहीं आए हैं। इस क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे और आप लोग इसको नोट कर लेना स्क्रीनशॉट लेके। वैसे हम बोर्ड पे वाइट बोर्ड पे जाके भी इसको बना के समझा सकते थे, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, जिसके कारण कई बच्चे वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। इसलिए मैं पहले से सॉल्व करके रखा हूँ। ठीक है, फिलहाल ये क्वेश्चन है, इस पर प्रैक्टिस कर लेना और इसी टाइप का जितना मिलता जुलता क्वेश्चन है बना लेना। ऐसे इससे भी नॉर्मल क्वेश्चन देगा 30 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला है, लेकिन ये मैं खुद से इसको सिलेक्ट कर लिया हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन भी आप बना लेंगे तो आपका तैयारी हो जाएगा इस चैप्टर का। ठीक है, तो क्वेश्चन में आ जाते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं बर्बाद करते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसा कि क्वेश्चन आप यहाँ देख ही रहे होंगे। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि द फॉलोइंग इज द रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। तो आपको दिख रहा है ये रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट आपका दिया हुआ है। ठीक है, और ये रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट जो संस्था है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका क्या नाम है? तो फ्री मेडिकल एड सोसाइटी। ठीक ना, तो ये सोसाइटी का रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट है। डेट भी आपका दिया हुआ है कि ये कब का है, तो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 का। ये सब इंफॉर्मेशन 31 मार्च 2022 का आपका दिया हुआ है। इसमें एक थ्योरी और बताना चाहेंगे, क्योंकि एग्जाम में थ्योरी भी आएगा, कि ये रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट जो है ये तो एनपीओ बनाता है, लेकिन जितने भी प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जिनका उद्देश्य लाभ कमाना है, ठीक ना, जिसे आप ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं, तो उनका क्या उद्देश्य होता है? तो उनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। तो निश्चित है कि वो भी कैश रिसीव और कैश पेमेंट के लिए कोई ना कोई तो अकाउंट या बुक ओपन करते होंगे। तो बिल्कुल कैश बुक बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं? कैश बुक बनाते हैं। तो ये रिसीव पेमेंट अकाउंट एनपीओ वाले तैयार करते हैं और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन वाले इसके जगह पे कैश बुक बनाते हैं, जो कि आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में कैश बुक। और आपको फिर से यहाँ भी पढ़ना है फिनेंशियल अकाउंटिंग जो मेजर पेपर है, उसमें भी कैश बुक आपको बनाना है। आप इसका भी तैयारी कर लेना, और तैयारी नहीं है तो आप मैसेज करना, ठीक ना, कमेंट करना, तो फिर हम इसके लिए भी वीडियो बना देंगे। कैश बुक में भी कैश रिसीव होता है तो डेबिट साइड दिखाते हैं, और पेमेंट होता है तो क्रेडिट साइड दिखाते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी एनपीओ वाले कैश बुक ना बनाकर रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, और जितना भी रिसीप्ट है उसको डेबिट साइड दिखाते हैं, जितना भी पेमेंट है वो क्रेडिट साइड दिखाते हैं। बस कैश बुक में यही अंतर है कि कैश बुक में आपका डेट कॉलम होता है, ठीक ना, और यहाँ डेट कॉलम नहीं होता है। वहाँ जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होता है वैसे वैसे पोस्टिंग किया जाता है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपका ईयर के एंड में बनाया जाता है। तो ये मत सोचना कि ये सब्सक्रिप्शन पहले लिखा हुआ है तो ये पहले डेट में हो गया होगा और डोनेशन बाद के डेट में हुआ, ऐसा नहीं है। ऊपर नीचे इसमें लिख सकते हैं, ठीक ना। प्लस रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है ये भी पूछ सकता है। तो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। फर्स्ट ईयर का चीज़ है। रियल अकाउंट का रूल क्या है?
रियल अकाउंट का रूल आप जानते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जितना डेबिट व्हाट कम्स इन मतलब जितना आएगा, क्या आएगा, तो कैश यहाँ पर देखते हैं, कैश आएगा तो डेबिट में और कैश जाएगा तो क्रेडिट में, ठीक है। कैश बुक भी आपका, कैश अकाउंट भी रियल अकाउंट होता है, वो भी इसी रूल को फॉलो करता है। रूल तो यही डबल एंट्री सिस्टम को ही फॉलो करता है, एनपीओ वाला भी, लेकिन बस नाम चेंज कर दिया, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट लिख दिया है, ठीक है। चलो ज़्यादा और ना लेक्चर देते हुए आगे बढ़ते हैं। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में क्या क्या दिया हुआ है तो पहले हम लोग समझ लेते हैं। अभी जैसा कि बताया कि जितना भी रिसिप्ट है वो डेबिट साइड दिया रहेगा क्योंकि ये रियल अकाउंट है। अब आप ये भी जान लो कि रिसिप्ट साइड आपका जो दिया रहेगा, जितना भी आइटम, जितना भी रिसिप्ट, ये दो टाइप का रिसिप्ट होता है। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है यही है, बच्चे रिकग्नाइज नहीं कर पाते, पहचान नहीं पाते हैं कि रिसिप्ट कौन सा है ये। तो आप जानते हैं कैपिटल रिसीव होता है, एक कैपिटल रिसिप्ट होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं पता है तो नोट कर ले। एक कैपिटल रिसिप्ट होता है, हिंदी में इसको पूंजीगत आय बोलते हैं या प्राप्ति बोलते हैं। पूंजीगत प्राप्ति का एक दूसरा नाम है लायबिलिटीज भी, ठीक ना। दूसरा नाम हम समझा रहे हैं, ऐसे दूसरा नाम नहीं होता है, इसका मतलब ही हो गया लायबिलिटीज। कैपिटल रिसीव मतलब वो लायबिलिटीज है, ठीक ना, वो क्या है, लायबिलिटीज है। और एक रिसीव होता है रेवेन्यू रिसीव्ड। क्या होता है, रेवेन्यू रिसीव, ठीक है। रेवेन्यू रिसीव मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं आयगत प्राप्ति। कैसे पहचानेंगे कि आयगत प्राप्ति है और पूंजीगत प्राप्ति है, तो देखिए, जिस प्राप्ति का उद्देश्य, ठीक ना, जिस प्राप्ति का उद्देश्य आपका अल्पकालीन होता है, ठीक है। अल्पकालीन का मतलब यहाँ पर अकाउंटिंग में आपको पता है कि शॉर्ट टर्म का मतलब होता है 1 ईयर। 1 ईयर, यदि जिस रिसिप्ट से, जिस प्राप्ति से आपको 1 ईयर तक या 1 ईयर से भी कम, 3 महीना, 1 महीना, 1 हफ्ता, 2 दिन, 1 दिन का फायदा मिलता है जिस प्राप्ति से, तो वो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। कैपिटल रिसिप्ट का अमाउंट भी बड़ा होता है और उसका उद्देश्य दीर्घकालीन मतलब लॉन्ग टर्म होता है। या ये भी बोल सकते हैं कि जिस प्राप्ति से आपको लॉन्ग टर्म तक फायदा मिलेगा वो कैपिटल रिसिप्ट होता है, ठीक ना। और जिससे आपको शॉर्ट टर्म तक प्रॉफिट मिलेगा वो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो प्रॉफिट और लॉस को क्या करता है, इफेक्ट करता है। इसलिए ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर होता है। कहाँ ट्रांसफर होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। और जो कैपिटल रिसिप्ट है ना, वो प्रॉफिट और लॉस को इफेक्ट नहीं करता है। ये इसी कारण ये सीधा बैलेंस शीट में जाता है। कहाँ, कैपिटल रिसिप्ट कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में जाता है। कौन साइड, तो लायबिलिटी साइड जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर यहाँ पहचानते हैं तो कैश इन हैंड, क्या लगता है ये रेवेन्यू रिसीव है, कैपिटल रिसीव है। तो कैश इन हैंड, आप तो चालाक हैं, आप तो बच्चे चालाक हैं, आप जानते हैं कि कैश एसेट्स होता है। कैश क्या होता है, एसेट्स होता है। तो जब भी आपको पहचान हो जाए कि एसेट्स और या लायबिलिटीज है तो वो कैपिटल आइटम है, वो क्या है, कैपिटल आइटम है, ठीक ना। चलिए, अब आपके मन में कन्फ्यूजन हो सकता है, हो गया होगा कि सर बोले कि रिसिप्ट साइड जो कैपिटल रिसीव होता है वो सब लायबिलिटीज होता है, तो कैश तो एसेट्स है। तो देखिए, बस यही एक एक्सेप्शन है, मतलब अपवाद है कि कैश इन हैंड तो एसेट्स होता है, लेकिन ये कैपिटल रिसिप्ट नहीं है। ये कैपिटल रिसिप्ट नहीं है। कैसे, अभी हम प्रूफ कर देते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, 1/4/2021 लिखा हुआ है। और हम लोग यहाँ पर जो बनाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर 31 मार्च 2022 का बनाएंगे। तो इसका मतलब ये फिनांशियल ईयर हो गया 2021-22। हम लोग प्रूफ क्या करने जा रहे थे कि कैश इन हैंड तो आपका एसेट्स है, और अभी हम बताएं कि रिसिप्ट साइड आपका 2 ही रिसिप्ट रहता है, एक कैपिटल रिसिप्ट रहता है और एक रेवेन्यू रिसिप्ट रहता है, ठीक ना। तो कैपिटल रिसिप्ट लायबिलिटीज होता है ना, कैपिटल रिसिप्ट को लायबिलिटीज की तरह ट्रीट किया जाता है। तो फिर ये कैश तो लायबिलिटी नहीं है, एसेट्स है, तो फिर ये रिसिप्ट साइड क्यों है। तो ये एक एक्सेप्शन है, ठीक ना, हम मानते हैं, लेकिन हम इसको हम प्रूव कर देंगे कि ये क्यों नहीं रेवेन्यू रिसिप्ट है, ठीक ना। रिसिप्ट साइड है लेकिन रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है। देखिए, ये कैश इन हैंड कब का है, तो ये कैश इन हैंड 1/4/2021 का है, 1/4/2021, और एंडिंग आपका ईयर होगा 31 मार्च 2022, मतलब करंट ईयर हो गया आपका 21-22, ठीक ना, 2021-22।
तो ये 1/4/2021 को जो कैश बैलेंस है, ये बैलेंस है, यहाँ बैलेंस नहीं लिखा है तो क्या हुआ, ये बैलेंस है आपका। ये लास्ट ईयर भी तो बिजनेस चल रहा होगा, लास्ट ईयर मतलब 20-21 को भी तो बिजनेस चल रहा होगा, तो 20-21 में जो कैश बच गया उसको नेक्स्ट ईयर में बैलेंस बीडी के नाम से ट्रांसफर किया जाता है। भले ही यहाँ बैलेंस बीडी नहीं लिखा हुआ है, कई क्वेश्चन में बैलेंस बीडी लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये 7,000 इस वर्ष रिसीव नहीं हुआ है, ये पिछले साल का बचा हुआ कैश है, ठीक ना। तो इसीलिए ये रेवेन्यू रिसिप्ट, ये कैपिटल रिसिप्ट नहीं है, ठीक ना, ये कैपिटल रिसिप्ट है ही नहीं, ये पिछले साल का कमाई है जो इस साल आ गया है, ट्रांसफ़र हो गया इस साल, ठीक है। चलिए, तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर, क्योंकि एक एक करके समझाएंगे सॉल्यूशन को आप लोगों को, ठीक है। ओके, तो देखिए सॉल्यूशन पहले से करके रखे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन आप देखेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ देखते हैं, आप लोग को दिख ही रहा होगा, क्वेश्चन में वापस आते हैं। हम लोग पहले रिसिप्ट साइड देख लेते हैं। कौन साइड देख लेंगे? रिसिप्ट साइड, ठीक ना। रिसिप्ट साइड आपका बोल दिए, पहले ही समझा दिए, कैपिटल रिसीव होता है और रेवेन्यू रिसीव होता है, कैपिटल रिसीव और रेवेन्यू रिसीव। तो जितना भी कैपिटल रिसीव होता है वो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाता है, वो बैलेंस शीट में जाता है, लायबिलिटी साइड। और जितना रेवेन्यू रिसीव होता है वो आपका इनकम एक्सपेंडिचर में आता है, वो भी इनकम साइड। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, नॉर्मल सी बात है कि रिसीव है तो इनकम ही होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पर कैश इन हैंड तो आपका एक्सेप्शन है, कैश इन हैंड तो नहीं आएगा क्योंकि एसेट्स है, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन अभी हम बताए नहीं है, सॉरी। अभी आपको बताना चाहूँगा कि सब्सक्रिप्शन जो है आपका कौन सा आइटम है। ये रिसिप्ट तो है लेकिन कौन सा, कैपिटल या रेवेन्यू रिसीव? तो सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू रिसीव होता है। क्या होता है? रेवेन्यू रिसीव, ठीक है ना। क्यों होता है रेवेन्यू रिसीव? तो सुनो कि सब्सक्रिप्शन जो होता है ना, वो पे करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है, जो सदस्य बने हैं, वो पे करते हैं, ठीक ना। और वो हो सकता है मंथली बेसिस पे करना पड़ता है। तो ये बार बार मतलब 1 ईयर में, या फिर आप शॉर्ट टर्म बोल सकते हैं, शॉर्ट टर्म पीरियड में कई बार सब्सक्रिप्शन रिसीव करता है एनपीओ, ठीक ना। इसलिए रेवेन्यू है। इसका ये जो रिसीव होता है ये खर्च भी हो जाता है, ज़्यादा लंबा इसका फ़ायदा नहीं मिल पाता है, ठीक ना, इसलिए रेवेन्यू है। तो देखिए इसको हम लोग दिखाए होंगे कहाँ, रिसीव में इनकम साइड, क्योंकि रिसीव है, ठीक ना। रिसीव तो इनकम ही होगा, जब रिसीव की इनकम है। सब्सक्रिप्शन कितना अमाउंट है? 50,000। क्या 50,000 अमाउंट है? तो देखते हैं, तो हाँ बिल्कुल, यहाँ अमाउंट आपका 50,000 रुपया है, ठीक है। अब 50,000 दिखाने के बाद वापस चलते हैं। अब ये जो लंबा चौड़ा ये सब ऐड लेस क्या किए हुए हैं, तो ये आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग करना होता है, ठीक ना। तो क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है? तो देख रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन ड्यू है। सब्सक्रिप्शन क्या है? ड्यू है। ड्यू का मतलब बकाया होता है। तो सुनो, जब भी बकाया हो, चाहे वो खर्चा हो या आय हो, इंग्लिश में सुनो, चाहे वो एक्सपेंडिचर हो या फिर वो इनकम हो, जो रूल है आउटस्टैंडिंग का, या ड्यू या एरियर या ओविंग, बहुत सारा वर्ड यूज करता है, सबका हिंदी बकाया ही है। तो वो इनकम हो या एक्सपेंडिचर, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो या रेवेन्यू इनकम हो, सबका सेम रूल है। यहाँ सब्सक्रिप्शन लिखा है तो इसका मतलब नहीं कि सब्सक्रिप्शन का रूल हम सिर्फ बता रहे हैं, ठीक ना, सबका सेम नियम है। क्या नियम है? कि जितना भी ओपनिंग डेट का आउटस्टैंडिंग होगा, चाहे फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक्सपेंस हो या इनकम हो, ओपनिंग डेट का यदि आउटस्टैंडिंग दिया है तो वो लेस होगा, और क्लोजिंग डेट का यदि आउटस्टैंडिंग या ड्यू या एरियर या ओविंग दिया है तो वो ऐड होगा, ठीक ना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग जो होता है ओपनिंग डेट का वो लेस होता है। क्या होता है? लेस करते हैं। और क्लोजिंग डेट का आउटस्टैंडिंग प्लस होता है। फिर से रिपीट करते हैं, जो एक्सपेंस हो या इनकम हो, कोई भी हो, सबके लिए यही माइनस प्लस का रूल लगेगा। कई बच्चे पूछते हैं क्यों, तो ये भी हम क्लियर कर देते हैं। देखो, ये जो 500 रुपया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है या ड्यू है, ये कौन सी डेट पे? 1/4/2021 को है। 1/4/2021 का मतलब हो गया कि ये बैलेंस होगा 31/3/2021 में ना। तो 31/3/2021 कौन सा ईयर का हो गया? 20-21 का हो गया। तो 2020-21 में सब्सक्रिप्शन का पैसा बाकी रह गया होगा, तो वो पिछले साल का बकाया ना है, इस वर्ष का बकाया नहीं ना है। तो इस वर्ष में इसको क्यों रखा जाए, इसलिए इसको लेस कर दिया जाता है, ठीक है। और 31/3/2022 जो कि क्लोजिंग डेट है, और क्लोजिंग डेट ये बताता है कि ये इसी वर्ष का आउटस्टैंडिंग है, ठीक ना। तो इसी वर्ष का आउटस्टैंडिंग है तो आपको तो ये सब्सक्रिप्शन है, इनकम है, ये तो रिसीव करना ही होगा, आपको मिलेगा ही पैसा, आज नहीं मिला कल मिलेगा। ऐड करके रखना चाहिए, इसलिए इसको ऐड किया गया है, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूँ, एक्सपेंस हो या इनकम, आउटस्टैंडिंग का सेम रूल होता है, ओपनिंग डेट का माइनस होता है और क्लोजिंग डेट का प्लस होता है, ठीक है, क्लियर।
तो यही कारण है कि सॉल्यूशन में देखेंगे कि 500 रुपया हम लोग सब्सक्रिप्शन ड्यू लेस किए होंगे और ये सब्सक्रिप्शन ड्यू जो क्लोजिंग पे वो ऐड किए होंगे। देखते हैं सही बोल रहे हैं गलत। देखिए तो यहाँ पर हम ड्यू नहीं लिखे हैं, आउटस्टैंडिंग OS लिखे हैं, O/S। तो आउटस्टैंडिंग बहुत लंबा हो जाता है तो यहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए OS लिखे हैं, तो समझ जाना। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन देखिए क्लोजिंग डेट यहाँ लिख दिए हैं, क्लोजिंग डेट का क्या किए हैं, ऐड किए हुए हैं। क्या किए हुए हैं, ऐड किए हुए हैं। ठीक है, कितना 1000 था, क्वेश्चन में जाके देख सकते हैं कि 1000 है कि नहीं है। ठीक है, देखिए क्लोजिंग डेट का कितना है, 1000 रुपया है। क्लियर, चलो वापस चलते हैं पेज पे। फिर लेस कर दिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कौन सा डेट का, ओपनिंग डेट का। अभी हम रूल क्लियर किए हैं, वहाँ पे 500 अमाउंट है, 500 लेस कर दिए। अब ऐड लिस्ट तो आपको आता है, वो तो हम नहीं सिखा सकते हैं। ठीक है, फिर एडवांस आ जाता है, तो फिर वापस पेज पे क्वेश्चन पे चलते हैं। एडवांस सब्सक्रिप्शन भी क्वेश्चन में दिया हुआ, एडवांस रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। तो एडवांस का भी रूल आपको समझना होगा, चाहे रेवेन्यू इनकम हो चाहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, एडवांस के लिए सबका सेम रूल है। क्या रूल है, सेम, कि जितना भी एडवांस होगा, या फिर प्रीपेड वर्ड भी यूज करता है एडवांस या प्रीपेड, ओपनिंग डेट का एडवांस होगा तो वो ऐड हो जाएगा, ओपनिंग डेट का ऐड हो जाएगा, और क्लोजिंग डेट का एडवांस जो है वो आपका लेस हो जाएगा। फिर सवाल आप करेंगे क्यों, तो सवाल का आंसर वही है कि ओपनिंग डेट का एडवांस का मतलब हो गया कि लास्ट ईयर में एडवांस मिला होगा, तो वो लास्ट ईयर में एडवांस का मतलब क्या है कि पिछले साल जो एडवांस मिला वो नेक्स्ट ईयर के लिए तो है। ठीक ना, तो पिछले साल के लिए नेक्स्ट ईयर तो हमारा ये करंट ईयर ही है ना, तो पिछले साल जो एडवांस मिला वो इसी वर्ष के लिए था, तो इस वर्ष जोड़ना ही चाहिए, घटाएंगे क्यों। ठीक है, और क्लोजिंग डेट का बैलेंस एडवांस घटेगा क्योंकि इस वर्ष एडवांस मिला है, और इस वर्ष एडवांस जो भी दिया है वो नेक्स्ट ईयर के लिए दिया है, तो नेक्स्ट ईयर का चीज़ इस ईयर में क्यों जोड़ के रखें, इसलिए इसको माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। ओके, तो वही देखिए हम लोग किए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडवांस जो ओपनिंग डेट का ऐड किया हुआ है और क्लोजिंग डेट का एडवांस लेस किया हुआ है। फाइनली आपको मालूम चल गया कि 2021-22 में जो सब्सक्रिप्शन नेट अमाउंट है वो 51,000 है। ठीक ना, एक क्योंकि हम हटा दिए पिछले साल का जो शामिल था, अगले साल का शामिल था, वो अमाउंट लेस करके निकाल दिया, इस वर्ष का जो बकाया था और एडवांस इस वर्ष का तो उसको जोड़ दिए। ठीक है, तो नेट 51,000 रुपये बना। ठीक है, ओके, क्वेश्चन में वापस चलना होगा। अब सब्सक्रिप्शन के बाद डोनेशन है, डोनेशन पे भी लेक्चर देना पड़ेगा। डोनेशन एक ऐसा आइटम है जो कभी कैपिटल आइटम भी होता है, मतलब कैपिटल रिसीव आइटम भी होता है, और रेवेन्यू रिसीव आइटम भी, लेकिन उसको आप डिफरेंस कर सकते हैं, उसमें आप पता लगा सकते हैं कि क्या अंतर है। यदि स्पेशल डोनेशन क्वेश्चन में लिखा हुआ है, स्पेशल लिखा हुआ है, या फिर स्पेशल नहीं भी लिखा हुआ है तो लिखा रहेगा चीफ मिनिस्टर द्वारा डोनेशन दिया गया, PM द्वारा दिया गया, या फिर कुछ खास व्यक्तियों द्वारा डोनेशन दिया गया, तो वो स्पेशल बन जाता है। तो वो डोनेशन आपका कैपिटल रिसीव होता है, इसलिए वो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑनली डोनेशन लिखा हुआ है तो इसलिए ये रेवेन्यू ही मानना। ठीक ना, हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, कभी कभी एडजस्टमेंट के अंदर, मतलब इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर भी आपका लिख देता है कि डोनेशन लिखा रहेगा यहाँ पर, और लिख देगा कि उसको कैपिटल मानना है, तो फिर आप मजबूर हो जाएंगे, आपको उसको कैपिटल मानना होगा, और इनकम एक्सपेंडिचर में उसको नहीं दिखा सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो हम डोनेशन को रेवेन्यू रिसिप्ट मानते हुए इनकम साइड दिखाएंगे। ठीक है, और दिखा चुके हैं, देख लीजिए डोनेशन, यहाँ देख रहे हैं डोनेशन कितना 14,500, क्या हम गलत बोल रहे हैं, देखो 14,500 ही होगा, डोनेशन कितना है 14,500। ठीक है, 14,500। ओके, क्लियर। चलिए, फिर डोनेशन के बाद क्या है, इंटरेस्ट। पहले आपको हम पहले ऑफलाइन क्लास में बताएं, सॉरी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट आपका ऑलवेज रेवेन्यू रिसीव आइटम होता है। इंटरेस्ट से आप इंटरेस्ट से कितना अमाउंट आप कमा लेंगे कि कई सालों तक उसका प्रॉफिट आपको मिलेगा, तो ये रेवेन्यू है, इसको भी दिखा देना है। लेकिन ये क्या लिखा है 7%, अरे सर जी तो सिंपल सी बात है, आप बच्चों को पता है कि इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तभी तो इंटरेस्ट मिलेगा,
तो यहाँ इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट 7,000 मिला, मतलब इंटरेस्ट आपको 7,000 मिला जो कि 7% है। इसका मतलब है कि आप 100% इन्वेस्ट किए होंगे तो 7% इंटरेस्ट मिला। तो कितना इन्वेस्ट किए होंगे तो आप 100% किए होंगे, निकाल लेंगे, आगे कैलकुलेशन में सिखाएंगे। फिलहाल अभी उतना लंबा नहीं सोचना है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपका रेवेन्यू रिसीव आइटम है, ये इनकम साइड इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा। ठीक है, तो देखते हैं दिखाए हैं या नहीं, तो दिखाए हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नहीं दिख रहा है तो आपको जूम करके दिखा देते हैं। देखिए अमाउंट यहाँ पर है। ठीक है, ये सभी अमाउंट आप ध्यान से देख लो या स्क्रीनशॉट नोट कर लो। ओके, फिर आ जाते हैं क्वेश्चन में। फिर क्या है, रिसिप्ट साइड देख रहे हैं कि चैरिटी शो प्रोसीड्स है। तो जान लो चैरिटी जैसे दिख जाए आपको, चाहे वो रिसिप्ट साइड दिख जाए चाहे पेमेंट साइड दिखता है, वो रेवेन्यू रिसीव या रेवेन्यू पेमेंट होगा, ये आएगा इनकम एक्सपेंडिचर में। ठीक ना, जैसे चैरिटी मतलब ही दान ही होता है, तो चैरिटी शो करवा के लोगों से चैरिटी मतलब प्राप्त किया जाता है और संस्था को चलाया जाता है, सामाजिक सेवा किया जाता है, इत्यादि इत्यादि। तो चैरिटी शो दिखाएंगे हम लोग यहाँ। ठीक है, दिखाया है चैरिटी शो प्रोसीड 10,000 रुपया हो गया। रिसिप्ट साइड का कहानी खत्म हो गया। ठीक है ना, वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि हम डीपली समझाएंगे, तो ध्यान से थोड़ा पैसेंस रख के देखिएगा वीडियो को। एक बार देख लीजिए, बहुत कुछ समझ में आएगा। अब आ जाते हैं हम लोग पेमेंट साइड। तो पेमेंट साइड क्या क्या है, तो पेमेंट साइड भी वही कहानी होगा कि इधर रेवेन्यू पेमेंट भी रहेगा और कैपिटल पेमेंट भी रहेगा। रेवेन्यू पेमेंट जो होगा वो आएगा एक्सपेंडिचर साइड इनकम एक्सपेंडिचर में, और जो कैपिटल पेमेंट होगा वो जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड, क्योंकि कैपिटल पेमेंट जो होता है, कैपिटल पेमेंट जो होता है वो एसेट्स होता है। ठीक ना, तो चलिए इसमें छांटते हैं कौन कौन क्या है। ठीक है, पेमेंट फॉर मेडिसिन, देखिए पेमेंट फॉर मेडिसिन ये डेली यूज का चीज़ है। ठीक है, और डेली यूज का चीज़ में आपको तो डेली पेमेंट करना पड़ेगा, तो ये रेवेन्यू है। ठीक है, ऑनरेरियम डॉक्टर, मतलब जब मेडिसिन का बात उठ रहा है डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा, तो ये भी आपका रेवेन्यू है। सैलरी तो आपको पता है कि आपका सैलरी, आप फाइनल अकाउंट फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे ना, फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट विदाउट एडजस्टमेंट, और इस बार भी पढ़ना है। मेजर पेपर 1 में भी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर है, तो इसमें आपको ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाना होगा। आपको पता है कि सैलरी जो पीएल अकाउंट में जाता है, ठीक ना, तो ये इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। एक बात तो हम भूल ही गए, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका पीएल अकाउंट जैसा ही होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा ही। तो सैलरी यहाँ पे आपका रेवेन्यू आइटम है। क्या है, रेवेन्यू आइटम है। सन्ड्री एक्सपेंस, तो सन्ड्री एक्सपेंस विविध खर्चा ये तो होगा ही। इक्विपमेंट परचेज, देखिए ये कैपिटल पेमेंट है। इक्विपमेंट मतलब एसेट सही है, आप इक्विपमेंट एक बार खरीद लिए तो कई सालों तक आपको फायदा पहुंचाएगा, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर आप कर रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर आप इनकम एक्सपेंडिचर में लेके नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड। चैरिटी शो तो अभी बता ही दिए कि चैरिटी शो से पैसा आए या चैरिटी शो करवाने में खर्चा हो, सब रेवेन्यू होता है। ठीक ना, और कैश इन हैंड तो आपको पता है ये एसेट्स है, इसलिए ये तो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या दिखाए हम लोग। तो पेमेंट साइड देख रहे हैं कि पेमेंट टू मेडिसिन, जैसा बताया था कि रेवेन्यू है 30,000 रुपये दिखा दिए। अब ये सब लंबा चौड़ा क्या ऐड लेस किए हैं, तो इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हो, क्या दिया है तो देखते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया हुआ है, देख रहे हैं 10,000 और 15,000। ओपनिंग डेट का है इसलिए ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग डेट का है 15,000 इसलिए क्लोजिंग स्टॉक। एक बात कान खोल के सुन लो, किसी भी चीज़ का यदि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो ओपनिंग स्टॉक हमेशा ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को हमेशा लेस करते हैं। यदि आपको पता लगाना है कि कितना मेडिसिन आप 1 ईयर में कंज्यूम किए हैं तो ओपनिंग स्टॉक को ऐड करो, क्लोजिंग स्टॉक को लेस करो। ठीक ना, तो देखिए हम किए होंगे कि ओपनिंग स्टॉक को ऐड किए और क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दिए। ठीक है, ऐड लेस करने के बाद अमाउंट यहाँ 25,000 बचा हुआ है। क्लियर, उसके बाद और कुछ दिया होगा इसका, तभी तो लेस किए। अमाउंट ड्यू दिखा हुआ, अमाउंट ड्यू, देखिए यहाँ सब्सक्रिप्शन में भी ड्यू लिखा हुआ था। तो हम क्या बोले थे, सब्सक्रिप्शन तो इनकम है और मेडिसिन खरीदने के लिए तो आपको खर्च चाहिए, एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर हो या फिर इनकम हो, रूल वही लगेगा आउटस्टैंडिंग का कि ओपनिंग डेट का आउटस्टैंडिंग घटाएंगे तो ये 8,000 घटाएंगे और क्लोजिंग डेट का जोड़ेंगे तो इसको जोड़ेंगे। तो देखते हैं ऐसा हम किए हैं या नहीं किए हैं। ठीक है, तो देखिए अमाउंट ड्यू जो है ऐड किए हैं कौन से डेट का, क्लोजिंग डेट का, देख लो डेट, और लेस किए हैं अमाउंट ड्यू कौन, ओपन डेट का, क्योंकि पिछले साल का है तो इस साल क्यों जोड़ के रखे हैं, तो लेस करके निकाल दिए। तो आपको 29,000 जो मिला ना, ये आपको बता क्या रहा है कि इस वर्ष 21-22 में आप टोटल कितना मेडिसिन कंज्यूम किए हैं। ठीक ना, 29,000 रुपये कंज्यूम किए हैं। ठीक है, ओके।
वापस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑनोरेरियम टू डॉक्टर, ऑनोरेरियम टू डॉक्टर भी आपका रेवेन्यू आइटम पहले बता चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। ऑनोरेरियम टू डॉक्टर आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, हम ऑनोरेरियम टू डॉक्टर दिखा के अमाउंट जो है, इस पर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो नहीं था जो हम छोड़ दिए, तो देख लेते हैं। यहाँ देखते हैं सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट है दो, स्टॉक मेडिसिन का 2 एडजस्टमेंट है, फिर वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट और वैल्यू ऑफ बिल्डिंग का दिया हुआ है, तो बिल्कुल नहीं, इसमें नहीं है, तो वो अमाउंट जितना था उतना दिखा दिए हैं। फिर सैलरी, तो सैलरी देख लो, यहाँ पर सैलरी दिया हुआ है 27,500, तो हम 27,500 यहाँ पर सैलरी दिखा दी। इसमें भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन एडजस्टमेंट जो बोलिए नहीं दिया हुआ है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, फिर देखते हैं कि सैलरी के बाद सन्डे एक्सपेंस है, तो सन्डे एक्सपेंस जरूर दिखाए होंगे, 500 देखते हैं। इक्विपमेंट परचेज तो आपका कैपिटल पेमेंट आइटम, ये एसेट्स है, यहाँ नहीं आएगा। चैरिटी सो और कैश तो नहीं आएगा, तो ये 2 चीज़ हम लोग डायरेक्टली वहाँ देख लेते हैं है कि नहीं, ठीक है ना। तो है, सन्डे एक्सपेंस भी है और चैरिटी सो एक्सपेंस भी है, ठीक है। अब ये क्या है, डेप्रिसिएशन कहाँ दिया हुआ है डेप्रिसिएशन, तो क्वेश्चन में आना होगा कहाँ दिया हुआ है देखने के लिए। क्वेश्चन में यहाँ पर कहीं डेप्रिसिएशन मतलब पेमेंट साइड देगा, डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है, जिसमें 1 2 3 4 में कुछ नहीं। ये क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, यहीं से तो निकलेगा आपका डेप्रिसिएशन। कैसे, देखो पहले बिल्डिंग का देखो, इक्विपमेंट का थोड़ा एडजस्टमेंट है, ठीक ना। बिल्डिंग का आप लोग देखेंगे कि बिल्डिंग का जो ओपनिंग बैलेंस है वो 40,000 है और क्लोजिंग बैलेंस 38,000 है, और क्वेश्चन में कहीं भी देखो रिसिप्ट साइड लिखा हुआ है सेल ऑफ बिल्डिंग। कोई भी पूछेगा ना कि 40 से 38 क्यों हो गया, तो कोई भी जवाब देगा कि बेच दिए 2,000 का बिल्डिंग तो घट गया 38,000, तो कहीं सेल लिखा ही नहीं है, कहीं हिंट भी नहीं किया है। जब सेल लिखा ही नहीं है तो 2,000 घट कैसे गया, तो आपको पता है कि फिक्स एसेट्स यदि घट रहा है और आप बेचे नहीं हैं तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। क्या चार्ज हुआ है, डेप्रिसिएशन। इसलिए यहाँ पर देखेंगे कि डेप्रिसिएशन हम वर्किंग नोट में निकाल दिए हैं। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 40,000 में 38,000 गया तो 2,000 रुपया, और डेप्रिसिएशन आपका एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसलिए डेप्रिसिएशन आपका यहाँ आएगा बिल्डिंग 2,000। अब इक्विपमेंट 6,000 डेप्रिसिएशन कैसे आया, चलिए इसको भी देख लेते हैं कैसे आया। यहाँ वर्किंग नोट किया हुआ है। इक्विपमेंट का ओपनिंग स्टॉक कितना था, इक्विपमेंट का क्वेश्चन में जाना पड़ेगा। तो इक्विपमेंट का ओपनिंग स्टॉक अब देख रहे हैं 21,000 था और क्लोजिंग कितना था, 30,000 था। तो आपको पता है ओपनिंग स्टॉक जुड़ता है, क्लोजिंग स्टॉक घटता है, ठीक ना। तो ऐसा ही कुछ यहाँ करेंगे। तो ओपनिंग इक्विपमेंट जो है, स्टॉक ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ इक्विपमेंट जो है 21,000 है। और परचेज, अभी परचेज कहाँ से आ गया, अरे क्वेश्चन में चलो देखिए, यहाँ पे लिखा है परचेज है आपका यहाँ पे कितना, 15,000। तो ओपनिंग स्टॉक आपके पास था कितना का, 21,000 का, 15,000 का। इस वर्ष फिर से आप परचेज कर लिए, टोटल आपके पास 36,000 वहाँ देख रहे होंगे, तो छोटा सा है, ठीक है। तो जूम कर देते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है, ओके। देखिए है ना, 21,000, 15,000 जोड़ दिए, 36,000 हुआ, और उसमें से क्लोजिंग इक्विपमेंट आपको लेस करना पड़ेगा। तो क्लोजिंग इक्विपमेंट हम यहाँ लेस कर दिए हैं, ठीक है, एक मिनट, क्लोजिंग इक्विपमेंट लेस कर दिए, ठीक है, 30,000। तो 6,000 ये जो बचा यही आपका डेप्रिसिएशन है, ठीक है। ये 6,000 जो बचा यही आपका क्या है, डेप्रिसिएशन। कैसे, फिर से सुनो, आप ही सोचो, आपके पास 21,000 का इक्विपमेंट था, कितना का था, आपके पास 21,000 का इक्विपमेंट था और 15,000 का और ख़रीद लिए, तो आपके पास 36,000 हुआ, ठीक ना। और अचानक आपका क्वेश्चन में क्या दिखाता है, अचानक क्वेश्चन में क्या दिखाता है कि इक्विपमेंट जो क्लोजिंग पे 30,000 है। तो यार अभी तो खरीद के हम 36,000 कर दिए थे, अब 30,000 कैसे हुआ, 6,000 कहाँ भाग गया, तो 6,000 भागा होगा नहीं कहीं पे, वो 6,000 आपका डेप्रिसिएशन कट गया, कहीं पे सेल तो लिखा नहीं कि 6,000 सेल लिखेंगे, तो इसलिए ये आपका डेप्रिसिएशन हो गया 6,000, जो कि यहाँ हम दिखाए हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा हो। तो दोनों साइड दिखा दिए सब कुछ। अगला स्टेप क्या है कि आपको पता लगाना है कि इनकम टोटल ज़्यादा है या एक्सपेंडिचर टोटल ज़्यादा है, तो आप कर ही सकते हैं। तो हम कर चुके हैं। तो इनकम टोटल ज़्यादा है आपका, वो है 81,500, ठीक ना। नहीं समझ में नहीं दिख रहा है तो थोड़ा जूम करके आप देख सकते हैं, है ना, 81,500। और इधर सबको, इधर जो अमाउंट आपका 29, 10, 27, 500, 1000, 8,000 सबको जोड़ दिए, और जोड़ने के बाद इसमें घटा दिए तो बचा 6,500 रुपया, ठीक ना। तो आपको पता है कि जब इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है तो निश्चित है कि प्रॉफिट होगा।
लेकिन ये तो एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट वर्ड प्रॉफिट के बारे में सोचता ही नहीं है तो लिखेगा कैसे? इसलिए यहाँ पर प्रॉफिट ना लिख के सरप्लस लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? सरप्लस लिखा जाता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर सरप्लस लिखा जाता है, ठीक है, सरप्लस। बैलेंसिंग फिगर मतलब समझते हैं, ये जो 65 तो कहीं क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, जोड़ घटा के लाया गया है, इसलिए बैलेंसिंग फिगर लिखा जाता है, ठीक है, आप भी लिखना एग्जाम में। और सरप्लस को एक और नाम से लिख सकते हैं आप, वो है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। आपकी मर्जी, जैसे लिखना है लिखिए, सरप्लस लिख सकते हैं या एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर लिख सकते हैं। तो क्लियर हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इतना समय लग गया 20 और 29 मिनट में आपको हम समझाएं सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब नहीं समझ में आ रहा है तो फिर तो मुश्किल है, तो कमेंट करें, फिर से कोशिश करूँगा। अब बैलेंस शीट की ओर आते हैं हम लोग। कहाँ आते हैं? बैलेंस शीट, ठीक है। तो बैलेंस शीट की ओर आएंगे तो बैलेंस शीट आपको पता है कि जितना भी कैपिटल रिसीप्ट है वो लायबिलिटी साइड आएगा, और जितना भी कैपिटल पेमेंट है वो रिसीव, जितना है कैपिटल रिसीव वो लायबिलिटी साइड, और जितना कैपिटल पेमेंट है वो एसेट साइड आएगा, ठीक ना। तो थोड़ा क्वेश्चन में वापस चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन में वापस चलते हैं। तो रिसीव्ड साइड आपका एक कैपिटल आइटम कौन था? तो रिसीव्ड साइड कैपिटल आइटम कोई नहीं था, कैश तो है ही नहीं। हाँ, कैश है कैपिटल, लेकिन ये ओपनिंग डेट का है, तो हम लोग को ओपनिंग डेट का तो बनाना नहीं, क्लोजिंग का बनाना है, इसलिए इसको इग्नोर करना है फिलहाल अभी, ठीक है। तो पेमेंट साइड कुछ है, पेमेंट साइड खाली एक इक्विपमेंट परचेज था कैपिटल आइटम, तो वो आएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड, ठीक है। अब एक चीज़ हम ध्यान से सुनना, जब भी बैलेंस शीट बनाना हो तो सबसे एक चीज़ निकालना होता है, वो है कैपिटल फंड। जैसा कि आप पता है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल कहा जाता है, लेकिन यहाँ कैपिटल नहीं कहा जाता है, यहाँ कैपिटल फंड कहा जाता है। और कैपिटल फंड निकालने का फॉर्मूला आपको याद करना होगा। यहाँ पर कैपिटल फंड आप बैलेंस शीट बना के भी निकाल सकते हैं। तो कैपिटल फंड का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, जैसा कि आप देख रहे हैं। नहीं दिख रहा है तो थोड़ा जूम कर देते हैं, ठीक ना। दिख रहा है, अब टोटल एसेट्स है और माइनस क्या है? आउटसाइड लायबिलिटी। लेकिन इसमें एक कंडीशन लगा है कि सब बिगिनिंग डेट का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बिगिनिंग डेट का। यहाँ शॉर्ट में लिखे हैं बिगिनिंग डेट, ठीक ना। यहाँ देखो फुल बिगिनिंग डेट का होना चाहिए, ठीक ना। आप इसको बैलेंस शीट में भी करके बना सकते हो, मतलब कॉलम खींच के कर सकते हो, लेकिन सभी बिगिनिंग डेट का एसेट लायबिलिटीज दिखाना होगा। तो हम लोग को क्वेश्चन में जाके बिगिनिंग डेट का एसेट्स खोजना होगा, ठीक है। तो बिगिनिंग डेट का क्वेश्चन, बिगिनिंग डेट का एसेट्स खोजते हैं हम लोग। चलिए आपको हम यहाँ बताते हैं। देखिए ये वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट है, ये ओपनिंग डेट का ही है, बिगिनिंग डेट का है। बिगिनिंग बोलो या ओपनिंग, एक ही बात है। बिल्डिंग भी 40,000 बिगिनिंग का है, तो ये आ जाएगा कैपिटल फंड निकालने, कैपिटल फंड के कैलकुलेशन में शामिल होगा ये, ठीक है। और एक बात आपको पता होगा कि जितना भी एक्सपेंस है, सुनो मेरा बात, जितना भी एक्सपेंस है यदि वो आउटस्टैंडिंग है तो वो लायबिलिटीज बन जाता है। क्या बन जाता है? लायबिलिटीज। क्योंकि आपके पास ऊपर जिम्मेदारी आ जाता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है कि आपको वापस करना है, इसलिए वो लायबिलिटीज है। और जो एक्सपेंडिचर प्री पेड या एडवांस है, एक्सपेंडिचर एडवांस भी आप पे कर सकते हैं। तो जब प्री पेड है, मतलब एडवांस पेड करते हैं एक्सपेंडिचर, तो फिर वो आपको टेंशन नहीं देता है, बल्कि वो आपको हैप्पीनेस देता है, खुशी देता है। तो वो लायबिलिटी नहीं, वो फिर एसेट्स बन जाता है। क्या बन जाता है? एसेट्स बन जाता है, ठीक ना। तो ये बात ध्यान रखना कि कोई एक्सपेंस यदि आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटी साइड दिखा देना, कोई एक्सपेंस यदि प्री पेड है तो एसेट साइड दिखा देना। तो क्या इसमें कोई है? तो देख रहे हैं कि जो अमाउंट ड्यू लिखा हुआ है, अमाउंट ड्यू और मेडिसिन के लिए लिखा हुआ है, मेडिसिन एक एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर है। तो आपको पता है कि जो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो लायबिलिटीज़ है, ठीक ना। अब यहाँ पे बोलेंगे कि सर ये 8,000 ओपनिंग पर है, क्लोजिंग पे 12,000 है, कौन सा लायबिलिटीज़ है, कौन सा दिखाएंगे? तो ये तो ओपनिंग डेट का है ना, तो ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट हम लोग नहीं बना रहे हैं। एक मिनट, हाँ ओपनिंग डेट का ही बना रहे हैं, ओपनिंग डेट का कैपिटल फंड निकाल रहे हैं। तो कैपिटल फंड निकालते समय 8,000 शामिल होगा एज ए लायबिलिटीज़, एज ए लायबिलिटीज़ ये शामिल होगा। स्टॉक ऑफ मेडिसिन है तो ओपनिंग डेट का है, तो ये स्टॉक तो एसेट्स होता है, एसेट्स में शामिल हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन एडवांस अभी बताएं कि अभी नहीं बताएं, सॉरी एक्सपेंडिचर का बताएं। इनकम का सुनो, सब्सक्रिप्शन जो है इनकम होता है। क्या होता है? इनकम होता है। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? इनकम होता है। तो इनकम का क्या रूल है कि यदि इनकम आपका आउटस्टैंडिंग है तो फिर ये एसेट्स है, उल्टा हो जाता है। एक्सपेंस यदि आपका आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटीज है, टेंशन है ना। हम सीधा सीधी लायबिलिटीज और एसेट्स को पहचानने का तरीका बताते हैं। यदि
जिसका नाम सुनकर, जिस नाम से आपके मन में परेशानी उत्पन्न हो जाए, रेस्पॉन्सिबिलिटी पैदा हो जाए, तो वो लायबिलिटीज़ है। और जिस नाम को सुनते ही आप खुश हो जाते हैं वो एसेट्स है। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोल दिए कि आपका मार्केट में खर्चा कुछ किए हैं, आपका बाकी आप पेड नहीं किए हैं, तो आप दुखी हो जाएंगे, तो लायबिलिटीज़ है। और बोलेंगे कि आप कमाए थे, ठीक ना, कुछ इनकम था जो आप अभी तक प्राप्त नहीं किए हैं, आप जाकर ले लो, तो आपके मन में खुशी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इनकम जितना भी होगा, इनकम जितना भी आउटस्टैंडिंग होगा वो एसेट्स होता है। और इनकम यदि एडवांस में मिल गया तो वो लायबिलिटीज होता है। तो कई बच्चे बोलते हैं सर इनकम एडवांस में मिला तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। नहीं, खुशी की बात नहीं है। आपको एडवांस में इनकम मिल गया है, इसका मतलब नहीं ना कि आप एक महीना में सब उड़ा दो, फिर अगले महीने आप क्या खाएंगे। तो यहाँ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होता है, ठीक ना, इसलिए वो लायबिलिटीज है। तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि जितना भी इनकम आपका है, यदि आउटस्टैंडिंग है, इनकम यदि आउटस्टैंडिंग है तो एसेट्स है, और इनकम यदि एडवांस बन गया तो वो लायबिलिटीज। और इसी का उल्टा चलता है एक्सपेंडिचर की साइड। एक्सपेंडिचर यदि आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटीज, एडवांस है तो एसेट। बस सिंपल इतना ही याद तो करना है, कोई भारी बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए ओपनिंग डेट का यहाँ पर एसेट्स आपको मिल गया, इक्विपमेंट 21,000 मिल गया, बिल्डिंग 40,000 मिल गया, और अमाउंट ड्यू मेडिसिन सप्लाई ये लायबिलिटीज 8,000 मिल गया, स्टॉक ओपनिंग डेट का एसेट्स मिल गया 10,000, और सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन इनकम होता है और एडवांस है इसलिए लायबिलिटीज मिल गया, और सब्सक्रिप्शन ड्यू ये आपका एसेट्स मिल गया, क्योंकि आउटस्टैंडिंग इनकम जो होता है वो एसेट्स होता है। तो यही सब चीज़ वहाँ पे हम दिखाए होंगे, विश्वास नहीं है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आके देख लिए। बिल्डिंग दिखाएं 40,000, इक्विपमेंट 21,000, कैश खाली बताना भूल गए। कैश देखिए यहाँ पे, ये जो कैश होता है ये ओपनिंग डेट का ही तो लिखा हुआ है, तो ओपनिंग डेट का कैश ये एसेट्स है तो आना चाहिए कैपिटल फंड की कैलकुलेशन में, क्योंकि कैपिटल फंड का फार्मूला ही होता है कि टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। देखिए टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज है ना, ठीक है। और भी बिगनिंग डेट का, कौन सा डेट का, बिगनिंग डेट का है। चलिए तो कैश भी आपका बिगनिंग डेट का दिखा दिए। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पहले समझा दिए, 500 दिया है, एसेट्स होता है वो। स्टॉक ऑफ मेडिसिन एसेट्स है 10,000 दिखा दिए। और इन्वेस्टमेंट, ये बीमारी कहाँ से आया, ठीक ना, इन्वेस्टमेंट कहाँ से आया, वही जो 7% था, ठीक ना, वही जो 7% था। देखिए ये 7%, ध्यान से देखिए, तो 7% कितने किसके बराबर है, 7,000 के बराबर है, ठीक है। 7% 7,000 के बराबर है। तो हम कैलकुलेशन करके दिखाए हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेंगे। तो यहाँ देख रहे होंगे आप कि 7% 7,000 के बराबर है, तो 100% x के बराबर है। जूम कर देते हैं, जूम करके देखो यहाँ कैलकुलेशन, ठीक है। 7,000 जो है 7% के बराबर है, तो 100% के बराबर x। इस कैलकुलेशन में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद देख रहे हैं 7,000 को 100 से गुना किया और 7 को x से गुना किए, x यहीं छोड़ दिए, तो 7 डिवाइड में आ गया, आया 1,00,000 रुपया। तो 1,00,000 रुपया वही इन्वेस्टमेंट यहाँ दिखाए हैं एज एसेट्स, ठीक ना, एसेट्स होता है। और एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटीज है, पहले बता दी है। ओपनिंग डेट का देख लो 1,000, ओपनिंग डेट का दिखाना है, वो भी ध्यान रखना, क्लोजिंग का मत दिखाना। और अमाउंट ड्यू जो था वो भी आपका लायबिलिटीज था, ओपनिंग डेट का 8,000 दिखाएं। कुल मिला के सब मिला के आपका 1,68,500 जोड़ के हुआ और माइनस 9,000 कर दिए, 1,69,000 कैपिटल फंड आ गया। यही कैपिटल फंड आप देख रहे हैं यहाँ पर हम दिखा चुके हैं 1,69,500। अब उस कैपिटल फंड में आपका यदि इनकम एक्सपेंडिचर में सरप्लस हुआ है तो ऐड कर दो, क्योंकि प्रॉफिट है। और यदि इधर बैलेंस गिरा है, डेफिसिट मतलब कमी, लॉस जो बोलिए, वो आपका लेस करना है। तो यहाँ सरप्लस हुआ था इसलिए ऐड कर दिए, 6,500 देख रहे हैं, 1,76,000 बचा। उसके बाद फिर से वहीं पहुंच जाते हैं कहानी कि देखिए ये जितना भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम या एडवांस एक्सपेंस और एडवांस सब दिया हुआ है यहाँ पर, तो ओपनिंग डेट का जो एसेट्स लायबिलिटीज था वो यूज कर लिए, कैपिटल फंड के कैलकुलेशन में हम लोग यूज कर लिए, ठीक ना, कैपिटल फंड के। अब क्लोजिंग डेट का जितना भी एसेट्स लायबिलिटीज है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, क्योंकि जो हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं वो कब का बना रहे हैं, क्लोजिंग डेट का बना रहे हैं, ठीक ना। यहाँ लिखे नहीं है, यहाँ लिख लेना आप लोग, यहाँ पे एज ऑन लिखा जाता है, ठीक ना, लिख लेना। तो देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस बताए थे, इनकम जब एडवांस रिसीव हुआ तो लायबिलिटीज है। तो क्लोजिंग डेट का दिखाना होगा हम लोग को, तो क्लोजिंग डेट का देख रहे हैं, एडवांस आपका यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 500 रुपया लायबिलिटी साइड दिखा दिए। और यहाँ तक कि अमाउंट ड्यू मेडिसिन सप्लाई 12,000, ये भी लायबिलिटीज है, ठीक ना। क्लोजिंग डेट का क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे, ठीक ना। और ओपनिंग डेट का जो है वो कैपिटल फंड में जाता है, क्लियर।
तो यहाँ देखिए अमाउंट ड्यू आ जाए, दिखा दिए। अब एसेट साइड आपको हम पीछे जाने की जरूरत नहीं है। बिल्डिंग आपका 40,000 था ओपनिंग डेट पे, 2,000 डिप्रिसिएशन हुआ तो 38,000 बचा। इक्विपमेंट 21,000 था ओपनिंग डेट पे, परचेज किए 15,000, 36,000 हुआ। और उसमें डिप्रिसिएशन हमेशा लेस होता है, याद रखना, बैलेंस शीट में डिप्रिसिएशन लेस करना है। 6,000 लेस कर दिए तो फाइनली 30,000। आप डायरेक्टली 38,000 दिखा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपका दिया हुआ है, देख लो आपका वहाँ दिया हुआ है, देखो है ना, बिल्डिंग 38,000 और इक्विपमेंट 30,000। आप डायरेक्टली भी दिखा सकते हैं, लेकिन थोड़ा विस्तार में दिखाइएगा तो मार्क्स भी टीचर खुश होके देगा, शक नहीं होगा कि आप चोरी किए हैं। स्टॉक ऑफ मेडिसिन आपको क्लोजिंग डेट का दिया था क्वेश्चन में, देख लो जाके क्वेश्चन में, अब बार बार पीछे नहीं जाएंगे हम। सब्सक्रिप्शन और स्टैंडिंग भी दिया हुआ था क्लोजिंग डेट का, वो भी 1,000 था, दिखा रही हैं। इन्वेस्टमेंट तो 1 लाख निकाले ही, वो ओपनिंग पे भी 1 लाख और क्लोजिंग पे भी 1 लाख। कई लोग पूछते हैं कि ओपनिंग पे भी 1 लाख, क्लोजिंग पे 1 लाख संभव कैसे? अरे ओपनिंग डेट पे भी 1 लाख का मतलब हो गया पिछले साल भी आप 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करके छोड़ दिए थे और उसमें फिर से ना इन्वेस्ट किए ना पैसा निकाले थे, इस साल भी 1 लाख ही बचा। और क्लोजिंग डेट का कैश इन हैंड, क्लोजिंग डेट का कैश इन हैंड कहाँ था? जैसे ओपनिंग डेट का कैश इन हैंड कैपिटल फंड के यूज में आ गया, देख लो यहाँ पे आ गया, तो क्लोजिंग डेट का तो क्लोजिंग बैलेंस में जाएगा, तो क्लोजिंग डेट का यहाँ है, देखिए यहाँ पे, क्लियर, ओके। तो अब कुल मिला के अब आप ऐड करो दोनों साइड, आपका 1,88,500 आएगा, ठीक ना, जोड़ के बाद चेक कर लेना। तो चलो इसके बाद एक अगला जो वीडियो बनाएंगे वो ब्रांच अकाउंट का एक क्वेश्चन के साथ बनाएंगे, ठीक है। तो बनाने के लिए मोटिवेशन भी चाहिए, तो मोटिवेशन में मेरा वैसे ही है कि सब्सक्राइब कर दो, शेयर भी करो बच्चों को, ठीक है। मेरे यहाँ से जुड़े हुए जितने बच्चे हैं इस कोचिंग सेंटर से, द कॉमर्स केयर कोचिंग सेंटर से, वो तो देखेंगे ही, शेयर अपने दोस्तों को करेंगे जो भी कॉमर्स बीकॉम कर रहे हैं, ठीक है। और उनको भी कहेंगे कि आगे पसंद आए तो आगे वो भी शेयर करें, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, एक बार हम आप लोगों को स्क्रीनशॉट के लिए रिपीट कर देते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लें इसका, ठीक है। फिर आपका ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है, और नोट कर ले कॉपी में। और ये आपका बैलेंस शीट का है। और नेक्स्ट वीडियो ये ब्रांच अकाउंटिंग का, फाइनल अकाउंट का और इन्वेंट्री जो था आपका है एक चैप्टर, जिसमें आपको लिफो फिफो मेथड से स्टॉक लेजर अकाउंट, स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है, ठीक ना। तो वो भी जानना चाहते हैं तो आप अति करें, कमेंट करें, कमेंट करके बोले कि सर बना दीजिए वीडियो, तो बना देंगे, ठीक ना। यदि आप जर्नल कैश बुक भी इसमें है या थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो सब मिलेगा, लेकिन कमेंट करेंगे तो, और शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को बंद किया जाए।